हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूपी टेट, सी टेट तथा सुपर टेट की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें बाल मनोविज्ञान तथा शिक्षण शास्त्र से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों अधिगम अक्षमताएं और समावेशी शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं उनके बारे में। अधिगम का सरल शब्दों में क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों व्यवहार में होने वाला जो अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन होता है वह अधिगम कहलाता है। दोस्तों बात करेंगे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो है वह किसने दिया था? तो दोस्तों इवान पावलोव ने 1904 में नोबेल पुरस्कार जो है उसके लिए मिला था दोस्तों, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के लिए। दोस्तों पावलोव ने अपना जो प्रयोग जो किया था वह किस जानवर किया था? तो दोस्तों इन्होंने जो है कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। इसने जो है लार टपकाने की अनुक्रिया दी थी। दोस्तों बात करेंगे क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन सिद्धांत जो दिया था वह दिया था दोस्तों BF स्किनर ने। तथा स्किनर ने जो अपने प्रयोग में किन जीवों का प्रयोग किया था? तो इन्होंने चूहे और कबूतर पर जो थे अपने प्रयोग किए थे। बात करेंगे पुनर्वलन का जो सिद्धांत है व्यवस्थित रूप से किसने दिया था? तो दोस्तों क्लार्क हल ने जो है प्रबलन पूर्वलन का जो सिद्धांत दिया था। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की बात की जाए तो वह दिया था एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध जो प्रयोग किया था वह किया था दोस्तों भूखी बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने मुख्य नियम दिए हैं? तो इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए हैं, जिसमें अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम तथा तत्परता का नियम। ये 3 थॉर्नडाइक के मुख्य नियम हैं। अधिगम का कौन सा नियम जो है पुरस्कार और दंड पर आधारित है? तो दोस्तों वह नियम है प्रभाव का नियम। तथा अधिक स्थानांतरण जो है किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य स्थानांतरण। दोस्तों बात करेंगे जब पुराना सीखा हुआ ज्ञान जो होता है नए सीखने में बाधा डाला जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं दोस्तों नकारात्मक स्थानांतरण, अर्थात जो वह बाधा डाल रहा है। तथा जो पढ़ने से संबंधित अक्षमता जो है वह कहलाती है दोस्तों डिसलेक्सिया। तथा लिखने से संबंधित जो विकार हैं वह कहलाते हैं दोस्तों डिस्ग्राफिया। तथा गणनाओं से संबंधित जो विकार होंगे तो उसको कहेंगे डिसकैलकुलिया। दोस्तों बात करेंगे शारीरिक गति और समन्वय से जुड़ी अक्षमता क्या होती है? तो दोस्तों वह होती है डिप्रेक्सिया। तथा गंभीर तनाव की स्थिति या मानसिक विकार को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहते हैं डिस्थीमिया। भ्रम वाली स्थिति जैसे बतख और मुर्गे में जो है अंतर न कर पाना जो है वह कौन सी जो है मानसिक विकार कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है डिस्मार्फिया। दोस्तों ADHD के पूर्ण रूप की बात की जाए तो दोस्तों अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी जो है डिसऑर्डर जो है अवधान न्यूनता अतिशीघ्रता जो विकार है वह ADHD का पूर्ण रूप है। दोस्तों बात करेंगे ऑटिज्म, अर्थात जिसको आत्मविमोह से ग्रसित जो बच्चे को परेशानी जो होती है तो दोस्तों उसमें सामाजिक संप्रेषण और बातचीत जो करने में जो कठिनाई होती है। दोस्तों बात करेंगे समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों सभी बच्चों अर्थात सामान्य और विशेष बच्चों को एक ही छत के नीचे जो है बिना भेदभाव की शिक्षा देना जो है समावेशी शिक्षा कहलाता है। विशेष बालकों के अंतर्गत जो है कौन से बालक आते हैं? तो दोस्तों प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, सृजनशील और दिव्यांग बालक जो है वे सभी जो है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत जो है आ जाते हैं। बात करेंगे ब्रेल लिपि का आविष्कार जो है किसने किया था तथा ये किसके लिए है? तो दोस्तों लुइस ब्रेल ने दृष्टिबाधित जो बच्चे थे उनके लिए जो है ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था दोस्तों। तथा ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। ब्रेल लिपि में कुल कितने डॉट्स होते हैं? तो लोग दोस्तों 6 बिंदु होते हैं ब्रेल लिपि में। तथा वंचित वर्ग के बच्चों से क्या तात्पर्य होता है? तो दोस्तों जो आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से जो मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं वह वंचित वर्ग के जो है बच्चे कहलाते हैं। दोस्तों बात करेंगे NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका क्या होती है? तो दोस्तों शिक्षक की जो भूमिका होती है वह सुगमकर्ता या सुविधादाता की होती है। बालक की कमियों और समस्याओं को पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो दोस्तों निदानात्मक परीक्षण जो है वह कमियों और समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। तथा उन कमियों को दूर करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है वह किया जाता है उपचारात्मक परीक्षण। दोस्तों बात करेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का जो मूल्यांकन है वह व्यापक शब्द का अर्थ है। दोस्तों बात करेंगे रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में। तो दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो है बीच में जो मूल्यांकन, सत्र के बीच में जो मूल्यांकन होता है वह रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। दोस्तों योगात्मक मूल्यांकन की बात की जाए तो दोस्तों सत्र या कोर्स के अंत में जो अंक वगैरह जो दिए जाते हैं उसको जो है सत्र या कोर्स के अंत में तो वह योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। दोस्तों
बात करेंगे पोर्टफोलियो क्या होता है, तो दोस्तों बच्चे के काम का एक निश्चित अवधि तक व्यवस्थित संग्रह जो उसकी जो है प्रगति को दर्शाता है वह पोर्टफोलियो कहलाता है। सृजनात्मक बच्चों की पहचान का मुख्य लक्षण क्या होता है, तो दोस्तों मौलिकता और लचीलापन जो है सृजनात्मक बच्चों की पहचान का मुख्य लक्षण होता है। अभिप्रेरणा का आवश्यकता का अनुक्रम जो है किसने दिया था, तो दोस्तों अब्राहम मैस्लो ने जो है आवश्यकता या मांग का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था। दोस्तों बात करेंगे आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण के बारे में, तो वह स्वयं की संतुष्टि या रुचि के लिए जो है पढ़ाना जो है वह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाता है। दोस्तों बात करें बाह्य अभिप्रेरणा के बारे में, तो दोस्तों पुरस्कार अंक या डांट से बचने के लिए जो है पढ़ना जो है वह बाह्य अभिप्रेरणा कहलाएगा। लेकिन जब आंतरिक अभिप्रेरणा होगी तो दोस्तों वह स्वयं की संतुष्टि के लिए होगी। दोस्तों बात करेंगे सीखने का जो वक्र है वह क्या प्रदर्शित करता है, तो दोस्तों सीखने की उन्नति या अवनति को जो है वह प्रदर्शित करता है। अधिगम का पठार जो है वह क्यों बनता है, तो दोस्तों थकान, अरुचि या गलत शिक्षण पद्धतियों के कारण जो है सीखने में स्थिरता आने पर जो है अधिगम का पठार बनता है। बाल अपराध के मुख्य कारण के बारे में बात की जाता है। दूषित पारिवारिक वातावरण और बुरी संगति जो है वह बाल अपराध का मुख्य कारण है। दोस्तों समस्यात्मक बालक जो है किसे कहते हैं, तो दोस्तों वह बालक जिसका व्यवहार जो है सामान्य से इतना अलग हो कि स्कूल या घर के में जो है समस्या पैदा करे, जैसे चोरी करना और झूठ बोलना जो है वह समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। दोस्तों पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो दोस्तों 85 से कम होती है इनकी बुद्धि लब्धि। तथा विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय किसने दिया था, तो दोस्तों वह दिया था रॉबर्ट हैविघस्ट ने। दोस्तों बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण के जो जनक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं ड्वाइट डब्ल्यू एलन। दोस्तों बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि के बारे में, तो वह है दोस्तों 36 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का सही क्रम की बात की जाए तो वह है योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, फिर पुनः योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। ये सूक्ष्म शिक्षण का जो है सही क्रम है। दोस्तों राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा जिसको एनसीएफ 2005 जो है किस पर बल देती है, तो दोस्तों जो है बिना बोझ के सीखने और रटने प्रणाली से जो मुक्ति पर जो है राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा है जिसको नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कहा जाता है वह इस पर बल देती है। दोस्तों बात करेंगे आरटीई एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र का अनुपात के बारे में बात की जाए तो वह होता है 1:30। दोस्तों अर्थात 30 छात्रों पर जो है एक शिक्षक होना जरूरी है। दोस्तों तो बात की जाए आरटीई 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक होते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर वह होते हैं दोस्तों 1:35 अर्थात 35 छात्रों पर जो है एक शिक्षक जरूरी है। दोस्तों बात करेंगे आरटी 2009 के अनुसार एक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने कार्य घंटे तय हैं, तो दोस्तों 45 घंटे तय हैं तैयारी के घंटों के सहित। दोस्तों बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 में जो है स्कूल शिक्षा का जो नया ढांचा पैटर्न है वह क्या है, तो दोस्तों वह है 5+3+3+4। दोस्तों ये पैटर्न जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो है शिक्षा का नया ढांचा है। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें तथा अपने सुझाव देने के लिए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।